दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे अपने पेट के साथ साथ अपनी माँ का, अपनी दादी का, अपने दोनों बच्चों का, अपने एक्स बाप का, अपने एक्स हस्बैंड का, सबका पेट पालना पड़ता था। फिर एक दिन सफाई करते वक्त उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आता है कि उससे सब कुछ बदल जाता है। वो करोड़ों में खेलती है, चुटकियों में अमीर बन जाती है। मूवी की शुरुआत होती है सन 1990 से, जहाँ हम देखते हैं जॉय नाम की एक खूबसूरत महिला को जो एयरलाइन में काम करती है, पर उसका काम करना ना करने के बराबर था क्योंकि पीछे एक भी पैसा नहीं बचता था। मॉम का डैड से डिवोर्स हो चुका था, इसीलिए वो सारे दिन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बस टीवी देखती रहती थी और दादी सारे दिन बच्चों का ख्याल रखती थी। नीचे बेसमेंट में जॉय का एक्स हस्बैंड टोनी रहा करता था, जिसको जॉय ने कभी किसी पार्टी में गाना गाते हुए देखा था और उसके साथ डांस भी किया था, जो सब उसे बहुत अच्छा लगा। तो उसने टोनी से शादी करने का मन बना लिया। लास्ट मोमेंट पर भी डैड ने उसको ये फैसला लेने से मना किया कि तू सुंदर है, स्मार्ट है, किसी से भी शादी कर सकती है, अपने लिए डॉक्टर या वकील ढूंढ ले। पर जॉय नहीं मानी और टोनी से शादी रचा ली। कुछ समय बाद उसको 2 लड़कियां हो गई जिनकी टोनी को कोई फिक्र नहीं थी। वो सारे दिन नशे करके बस घर में ही पड़ा रहता था और जॉय जब उसको काम धंधा करने के लिए बोलती थी तो कहता था मैं एक सिंगर हूँ, मुझे सिंगिंग के अलावा और कुछ नहीं आता, जिसके चलते जॉय उस खच्चर को डिवोर्स दे देती है। अब उस खच्चर के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो वो जॉय के बेसमेंट में ही रहने लगता है और अभी भी वही चवन्नी जितने पैसे कमाता है। अब ये सब कम था कि एक दिन डैड रूडी भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर जॉय के घर पर रहने आ जाते हैं, जिसे देखकर मॉम भड़क पड़ती है कि ये भड़वा यहाँ क्या करने आया है, डिवोर्स देकर भाग गया था ना, अब क्या यहाँ तेल लेने आया है। जिससे वो कहता है अबे सीरियल में तेरे साथ रहने नहीं आया, मुझे पता है तू रात को गैस लीक करती है और वो भी गंदी वाली, इसलिए मुझे तेरे साथ नहीं रहना। और अपनी बेटी से कहता है मुझे कोई दूसरा रूम दे दे, जो उसे नीचे अपने एक्स हस्बैंड के साथ ले जाकर पटक देती है कि ले यहाँ रह ले। जहाँ दोनों एक्स हस्बैंड उस बेसमेंट पर अपना अपना दावा करने लगते हैं तो जॉय टॉयलेट पेपर से एक लाइन खींच देती है कि अगर अब कोई भी लड़ा तो साला दोनों को उठाकर घर के बाहर फेंक दूंगी। आगे हम जॉय को अपने डैड की वर्कशॉप पर देखते हैं, जहाँ ट्रकों की और गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, जिस वर्कशॉप को डैड के साथ मिलकर चलाती थी जॉय की सौतेली बहन पैगी। और ये जॉय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसके हर काम में टांग अड़ाती है, बात बात पर ताने मारती रहती है। खैर डैड की रस्सी जल गई थी पर बल नहीं गया था, जिसके चलते वो पैमेला नाम की एक कच्ची कली को फंसा लेता है जो कि मोटी धनवान पार्टी थी, जिसकी बोट पर डैड अपने पूरे परिवार को घुमाने ले जाता है। जहाँ वो जैसे ही मजे लेने शुरू करते हैं, पानी की लहरों की वजह से उन्हें झोले लगते हैं और वाइन के गिलास उनके हाथ से गिरकर टूट जाते हैं, जो सब जॉय को ही साफ करना पड़ता है। जिस सब को साफ करते वक्त उसके हाथ में कट लग जाती है, कांच अंदर तक घुस जाता है। घर पर काफी दिनों से मोम के रूम में से जो पाइपलाइन होकर वॉशरूम तक जा रही थी वो खराब हो जाती है, जिसको ठीक करने के लिए जॉय एक प्लम्बर को बुलाती है, जो रात भर में ना जाने ऐसे कौन से पाइप की चूड़ी कसता है कि सुबह तक मोम उसकी दीवानी हो जाती है, उसको अपना नया खसम घोषित कर देती है। अब जब से जॉय ने बोट पर वो पोछा अपने हाथों से निचोड़ा था, तब से उसका दिमाग इसका सोल्यूशन निकालने में लगा हुआ था, जिसके लिए वो अपनी बेटी के कलर उठाती है और इधर उधर रगड़कर एक मोटी मोटी अपने आइडिया की ड्राइंग बनाती है। फिर वो अपनी बेटी के खिलौने वाले धागे को कुछ इस तरह लपेटती है कि उसके दिमाग में जो उलझन थी वो सुलझ जाती है, जिस आइडिया को लेकर वो अपने डैड की वर्कशॉप पर पहुंचती है, जहां डैड की अमीर वाली सेटिंग पैमेला भी आई हुई थी। बताती है मेरे दिमाग में एक आविष्कारक आइडिया है, देखो एक नॉर्मल पोचे की लेंथ होती है 53 इंच और हमारे वाला भी लगभग इतना ही लंबा रहेगा, जिसकी जैसे ही हम स्लीव पीछे खींचेंगे वो अपने आप निचुड़ जाएगा, हमें उसे निचोड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब जॉय का ये आइडिया अच्छा तो था, पर किसी को भी इस घटिया ड्राइंग से समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बताना क्या चाह रही है, क्योंकि अगर पोचा एक तरफ से बालों की तरह खुला रहेगा तो पीछे खींचने से वो अपने आप निचुड़ नहीं सकता। जॉय बताती है नहीं, मेरा पोचा किसी भी तरफ से खुला हुआ नहीं रहेगा, मैं उसके अंदर एक हाई क्वालिटी धागे को लूप की तरह इस्तेमाल करूंगी। पर जब अभी भी किसी को घंटा कुछ समझ में नहीं आता तो वो वर्कशॉप में पड़े सामान से उस पोचे का प्रोटोटाइप बनाने लगती है, जिसके लिए वो पहले एक ऐसा हैंडल बनाती है जो बटन दबाते ही नीचे की तरफ आ जाए। फिर वो एक 300 फीट कॉटन से बने धागे को लूप की तरह इस्तेमाल करती है, जिस तरह से उसका पोचा बनकर तैयार हो जाता है, जिसको लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जिसके लिए जॉय पहले पैमेला से हेल्प मांगती है, जो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, पर कुछ शर्तें रखती है और छोटे मोटे कुछ सवाल भी पूछती है। जिसके बाद जॉय अपनी उस पोचे को बिल्कुल सस्ते दाम में बनवाने के लिए कैलिफोर्निया की एक कंपनी को पकड़ती है, जो उससे कहते हैं कि यही सेम प्रोडक्ट हांगकांग में भी बिक रहा है, जिसका पेटेंट किसी गैरी नाम के आदमी के पास है, जिसे हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ये बात जॉय मान जाती है और अपने पोचे के पार्ट को सस्ते में कैलिफोर्निया से बनवाकर मंगवाने लगती है, जिन पार्ट्स को जोड़ने के लिए वो अपने डैड के कारखाने को इस्तेमाल करती है, जहाँ वो बहुत सारी महिलाओं को नौकरी पर रखती है और उन्हें सही तरीके से काम करना सिखाती है, जिस तरह से वो $15,000 के पोचे तैयार करके रख लेते हैं और फिर बारी आती है उन्हें बेचने की, जिसके लिए जॉय काफी सारे दुकानदारों से बात करती है, पर कोई भी उसका पोचा अपनी दुकान में रखकर बेचने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि मार्केट में बिकने वाला साधारण पोचा $5 का आता था और जॉय का बनाया हुआ पोचा
$5 का था। खैर जॉय हार नहीं मानती और सड़कों पर ही साफ सफाई करके दिखाने लगती है। किसी बड़े स्टोर के सामने उसे बेचने की कोशिश करती है, पर पुलिस वाले उसे वैसा करने नहीं देते। इसके बाद वो नील नाम के एक आदमी से मिलती है जो नापतोल नाम का सेल्स टेलीविजन शो चलाता था, जिसे जॉय की प्रेजेंटेशन उसका पोचा अच्छा लगता है तो वो उसे अगले हफ्ते तक उसकी 50,000 यूनिट बनाने के लिए बोलता है। जो बनाने के लिए जॉय पैमेला से $2 लाख की और इन्वेस्टमेंट मांगती है, पर वो उसे पैसा देने से साफ मना कर देती है, क्योंकि जॉय ने जो $15,000 के पोचे पहले से बनाकर रख रखे थे वो तो सेल हुए नहीं थे, इसीलिए वो रिस्क नहीं ले सकती थी, जिसके चलते जॉय को अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। आगे दिन आ जाता है जॉय के पोचे को नापतोल पर बेचने का, परंतु एक भी पोचा सेल नहीं होता, क्योंकि जो बंदा उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा था वो उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाता, अच्छे से लोगों को उसकी काबिलियत नहीं दिखा पाता, जिससे जॉय को बहुत जोर का झटका लगता है। वो बुरे तरीके से टूट जाती है कि अब वो अपना कर्जा कैसे उतारेगी। डैड कहते हैं बेटा तू बैंकरप्सी फाइल कर दे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो वैसा नहीं करती और नील से मिलने उसके ऑफिस पहुंचती है। कहती है उस पोचे को मैंने बनाया था, मैं जानती हूँ वो कैसे काम करता है, इसीलिए टीवी पर भी मैं ही आऊंगी। और जब वो टीवी पर आती है तो वही महिलाओं वाली घरेलू बातें करती है, अपने पोचे की काबिलियत दिखाती है, जिससे होता ये है कि तुरंत ही उसके 50,000 पीस सोल्ड आउट हो जाते हैं, जिसकी खुशी में वो अपने घर पर धूम धड़ाके वाली पार्टी रखती है। अब प्रोडक्ट हिट हो गया था तो कैलिफोर्निया से वो जो अपने पोचे के पार्ट बनवा कर मंगवाती थी वो रेट बढ़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जॉय ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसके चलते वो फैक्ट्री के मालिक से बात करने पहुंचती है और कहती है मैं आपको रेट बढ़ाकर नहीं दे सकती। मालिक कहता है आपको रेट बढ़ाकर देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जो रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ उसकी कॉस्ट मुझे ज्यादा पड़ रही है और मैं अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा। जॉय कहती है ठीक है मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे मेरे पोचे के पार्ट बनाते हैं, लेकिन वो उसे अपने कारखाने में जाने से साफ साफ मना कर देता है। अब जॉय जिसने अपने खून पसीने की मेहनत से उस पोचे को बनाकर खड़ा किया था वो हार नहीं मानती और चोरी चुपके से वर्कशॉप में घुस जाती है, जहाँ वो पाती है कि उसके पोचे के जो पार्ट थे उनके मॉडल बनाकर उनकी ड्राइंग बनाकर पेटेंट फाइल करने की तैयारी हो रही है, जिससे वो समझ जाती है कि हांगकांग में तो कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट था ही नहीं। गैरी नाम के आदमी के पास उसके पोचे का पेटेंट था ही नहीं, कंपनी ने उससे झूठ बोला और रॉयल्टी के नाम पर ओवर चार्ज किया। आगे जॉय गैरी से मिलती है और कहती है साले मैंने तुझे जो रॉयल्टी के नाम पर पैसे दिए हैं वो मुझे वापस कर, वरना मैं तुझ पर फ्रॉड का केस करूंगी। लेकिन गैरी ने भी कच्चे चने नहीं चबा रखे थे, इसीलिए वो उसे उल्टी सीधी धमकियां देता है, पर जब जॉय नहीं डरती तो गैरी को उसे उसके सारे पैसे लौटाने पड़ते हैं। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और अब तक पोचे बेच बेचकर जॉय बहुत अमीर बन चुकी है। साथ ही वो अब लोगों के न्यू आइडिया में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है ताकि किसी को भी उसकी तरह धक्के न खाने पड़े। और इसी के साथ ही ये वाहियात कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जिसको शायद क्या पता मेरी एक्सप्लेनेशन ने वाहियात बनाया है, क्योंकि मैं डीप में गया ही नहीं। खैर ये बवासीर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।